संजना, एक कटोरी खीर देना। बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छा भैया, लगता है खीर कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है, तभी आप और मांगकर खा रहे हो। रितु ने एक पूरी अपनी प्लेट में डालते हुए कहा। उर्मिला जी को भी खीर अच्छी लगी थी और रितु को भी। अनिल की बात सुनकर रितु ने भी खीर की तारीफ करते हुए कहा, सही में भाभी, खीर बहुत अच्छी बनी है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ माँ, आप भी संजना से ऐसी खीर बनाना सीख लो, वरना आप तो बहुत ही गाढ़ी खीर बनाती हो। अच्छा भैया, भाभी के हाथ का खाना खाकर आप माँ के हाथ के खाने का स्वाद ही भूल गए। बहुत मतलबी निकले आप तो, रितु ने मजाक करते हुए बोला। तो अनिल ने भी चौहल अंदाज में बोल पड़ा, यह बात नहीं है बहन, पर संजना बिल्कुल अच्छा खाना बनाती है और इसकी बनाई हुई खीर तो एकदम मलाईदार होती है। मैं तो कहता हूँ कि संजना मम्मी से अच्छी खीर बनाती है। दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह सब सुनकर उर्मिला जी पर क्या गुजर रही होगी। और आज संजना की बहन रंजना भी आई हुई थी, इसलिए अनिल कुछ ज्यादा ही उत्साहित था और अपने ही रंग में बोले जा रहा था। तभी रितु का ध्यान उर्मिला जी की तरफ गया। वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। शायद बहू की बहन की उपस्थिति से वह कुछ विचलित सी हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि अनिल उनकी तुलना कल की आई हुई उनकी बहू संजना से करे, और वह भी बहू की बहन के सामने। पर अनिल ने शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था और बोल पड़ा, रितु, मैं तो कहता हूँ कि तू भी संजना से खाना बनाना सीख ले। अनिल ने इतना बोलकर रितु की तरफ देखा तो उसने आंखों से कुछ इशारा किया जिसे वह समझ नहीं पाया। उसने संजना के बनाए खाने और खीर की तारीफ जारी रखी। तभी उर्मिला जी अचानक खाने पर से बिना कुछ बोले उठकर चली गईं। जाते जाते रितु ने उनकी भर आई आंखों को देख लिया था। तभी रितु पीछे पीछे आकर माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ क्या हुआ, आप खाना छोड़कर यूं चली क्यों आई, और आप ऐसे रो क्यों रही हो। तो माँ ने रोते रोते कहा, बेटा, बचपन में तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाया और तुम दोनों भाई बहन को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया। तब घर में इतना दूध नहीं बचता था कि मैं खीर में इतना दूध मिलाती, इसलिए मैं पहले चावल को पानी में पका लेती थी, तब उसमें दूध मिलाती थी। इसलिए तुम्हें खीर इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी जितनी कि संजना ने बनाई है। माँ की बात सुनकर अनिल रोने लगा और माँ से कहा, ओ माँ, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था कि आपने अपने मन के अंदर इतना सारा दुख जब्त करके रखा है। आपने मुझे और रितु को कभी पता ही नहीं लगने दिया। क्या बताती बेटा, यह जीवन सुख दुख और अभाव प्रभाव का ही तो खेल है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता ही है। माँ और कुछ कहती, लेकिन रुंधे हुए गले से उनसे और कुछ ना बोला गया। तभी पीछे से कमरे में आती हुई संजना ने भी उनकी बात सुन ली और कहा, अनिल, मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में घर चलाने में मम्मी जी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। अब तुम मम्मी जी का दिल कभी मत दुखाना। अनिल का मन भी यह सुनकर भर आया था। तभी रितु ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा, अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। फिर सबकी हंसी से घर गुलजार हो उठा। कई बार दुख के दिनों की परछाई सुख के दिनों में भी याद आती रहती है, और आज ऐसा ही तो हुआ था। तभी उर्मिला जी अतीत में जाकर अपने दिनों को याद करके दुखी भी हो गईं और थोड़ी विचलित भी हो गईं। आज एक एक करके उन्हें वह बातें याद आ रही थीं, जब पति के जाने के बाद कैसे कैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों की परवरिश की थी, और आज अपने आप को भी किसी तरह इज्जत की जिंदगी जीने के लिए तैयार किया था। खुद को बचाना और बच्चों को बेहतर भविष्य देना उनके लिए आसान नहीं था। इस क्रम में उन्हें आर्थिक अभाव के दिन भी देखने पड़े थे। वैसे भी आर्थिक कमी कई सारी खुशियों को लील लेती है। इंसान जिंदगी की रोजमर्रा की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने बारे में सोच भी नहीं पाता। उर्मिला जी ने भी तो कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना दिन देखा और ना रात देखी, बस लगी रही बच्चों को बेहतर भविष्य देने में। आज रितु की शादी हो गई थी और उनका बेटा अनिल भी सेटल हो गया था। उनके मन में एक संतोष था कि चाहे उन्होंने जितने वर्ष भी संघर्ष किए हों, जिंदगी ने उन सब का प्रतिफल दोनों बच्चों के रूप में उन्हें दे दिया था।
जो उनके बच्चे अपनी माँ के लिए संघर्ष की कदर करते थे और उनका सम्मान भी। उर्मिला जी की किस्मत अच्छी रही कि उनकी बहू संजना भी उनका ख्याल रखती थी। वैसे आज उर्मिला जी को यह बात बुरी लगी थी कि अनिल ने उनकी बहू संजना की बहन के सामने यह बात फिर से कह दी थी, जिसे सुनकर वह पहले भी कई बार आहत हो चुकी थी। दरअसल संजना की बहन रंजना भी उसी शहर के हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अक्सर वह अपनी दीदी के पास आ जाया करती थी। इस रविवार को रितु और उनका दामाद शेखर भी आए थे, जो रितु को घर छोड़कर चले गए थे। ऐसे समय में अनिल के ऐसा बोलने पर कुछ देर के लिए उनका मन दुखी हो गया था और थोड़ी देर के लिए वह परेशान भी हो गई थी। पर जब उन्होंने देखा कि इस बात को किसी ने ज्यादा तूल नहीं दिया और अनिल को भी अपनी बोली हुई बात की गलती का एहसास हो गया, तो उर्मिला जी फिर से सामान्य हो गईं। उर्मिला जी की बहू संजना शुरू से ही घर के कामों में निपुण थी और खाना बनाना उसे बहुत पसंद था। वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि अनिल से उसकी तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता था। अनिल को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस बात से उसकी माँ को तकलीफ होती होगी। दरअसल उर्मिला जी भी एक कुशल गृहिणी थी और घर का रख रखाव संयोजित ढंग से करती थी, परंतु एक सड़क दुर्घटना में पति अमित जी के अचानक निधन के बाद उन्हें उन्हीं के ऑफिस में लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिली थी और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने गृहस्थी की गाड़ी को अकेले खींचा था। ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि बच्चों को रोज के सामान्य खाने से अलग कुछ स्पेशल खाना बनाकर खिलाया जाए, और कई बार तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वह अलग से कुछ खर्च कर पाती। उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और इसके अलावा रितु की शादी भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि चाहे समाज कितनी भी उन्नति कर जाए, आज भी बेटी की शादी में दहेज ना भी दो तो सामान और गहने तो देने ही होते हैं। इन्हीं का जुगाड़ करते करते उर्मिला जी ने बहुत कंजूसी से घर चलाया था और सही दिमाग से काम लिया था, तभी आज यह 3 कमरे का घर भी बनवा पाई थी और बेटी की शादी भी करवा पाई थी। रितु एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और 2 साल पहले अनिल भी सेटल हो गया था। अब जाकर जिंदगी ने उन्हें थोड़े सुकून के पल दिए थे। ऐसे में अनिल जब तब अपनी पत्नी के बने खाने की, उसके रख रखाव की और उसकी कार्य कुशलता की तारीफ करता था, तो न जाने क्यों उनका मन आहत हो जाता था। उन्हें लगता था कि अनिल उनकी और संजना की एक तरह से बराबरी कर रहा है और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती थी और उसकी माँ घर भी बहुत अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाती थी। यह सब सुनकर उर्मिला जी अनिल से कहना चाहती थी कि संजना तो सिर्फ घर संभालती है, कोई नौकरी तो नहीं करती ना, मैंने तो दोनों काम एक साथ किए हैं। लेकिन ये सारी बातें उनके मन में ही रह जाती थीं। वैसे भी यह सिर्फ आज के आंसू नहीं थे, बल्कि पिछले काफी समय से यह दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा रखा था। देखा जाए तो संजना के आने के बाद से ही अनिल ने ऐसा कहना शुरू किया था। अनिल की शादी को लगभग 1 साल होने आया था। इस 1 साल में अनिल ने अक्सर अपनी पत्नी के बने खाने की और बाकी चीजों की प्रशंसा कर करके एक तरह से दुख के साथ छोटी सी द्वेष की भावना भी पैदा कर दी थी, जो आज उर्मिला जी के मन में आंसुओं के सैलाब के रूप में बाहर आ गया था। वह तो यह बात बहुत अच्छी थी कि संजना बहुत समझदार थी और स्थिति को उसने बहुत ही कुशलता से संभाल लिया था। संजना ने आज उर्मिला जी के दर्द पर रुई के शीतल नरम फाहे की तरह अपने मृदु स्वभाव और कोमल आवाज और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को रखकर दूर कर दिया था। और इसके साथ ही आज रितु की सकारात्मक सोच ने सबका मन भी बदल दिया था और माहौल भी, और सबसे बड़ी बात कि अनिल भी अपनी माँ का दर्द समझ गया था। जब अपने साथ होते हैं और एक दूसरे का दुख समझते हैं तो दुख का पैरामीटर बदलता रहता है। साथ रहते हुए एक दूसरे की प्रशंसा करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन तुलनात्मक प्रशंसा, वह भी सास और बहू में। अनिल तो जैसे आग से खेल रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि संजना ने बड़ी समझदारी से बात को बढ़ने से रोक दिया और रितु ने माहौल को सामान्य बना दिया।
वरना तो पता न जाने कब तक उर्मिला जी के मन में यह बात गांठ बनकर चुभती रहती और वह अपनी बहू और बेटे से सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती। समय रहते रिश्ते को संभाल लेना और एक दूसरे की बात को दिल से ना लगाना, दूसरे की मन की स्थिति को समझकर व्यवहार करना, कटु वचन न बोलकर शांति से अपनी बात को रखना ही रिश्ते की खूबसूरती है और इस तरह से ही रिश्ते निभाए जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और ऐसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।